Good afternoon, dear students. Welcome to the series of organometallic compounds. आज हम पढ़ेंगे organo-zinc compounds. These were historically the first organometallic compounds to be prepared. They are less reactive than Grignard and organolithium reagents. मतलब organolithium reagents से और Grignard reagents से ये इनकी रिएक्टिविटी कम है. एडवर्ड फ्रैंकलिन ने इनको प्रिपेयर किया 1848 में, और जो पहला ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड इन्होंने बनाया वो था डाई इथाइल जिंक. कैसे बनाया? इन्होंने बनाया, रिएक्शन कराया इथाइल आयोडाइड का जिंक के साथ. सिंपल प्रिपरेशन. वायलेंट लिक्विड वाज फॉर्म्ड. कलरलेस लिक्विड था, काफी ज्वलनशील, जो कि बहुत ही इजिली एयर के साथ रिएक्ट कर गया, और इस वजह से इसके पायरोफोरिक नेचर होता है इसका, जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज दे टेंड टू रिएक्ट विद एयर. यही कारण है कि इनका प्रिपरेशन जो है एयर फ्री टेक्निक से किया जाता है, और ये अनस्टेबल होते हैं टुवर्ड्स प्रोटिक सॉल्वेंट्स. प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव जिनमें हो, जो दें ऐसे सॉल्वेंट्स के लिए. और इनको जो है आज यूज किया जाता है. हालांकि इनका जो यूज है उतना नहीं है जितना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है, लेकिन जहां कहीं भी हमको चाहिए एक माइल्ड रिएजेंट, वहां इनका यूज होता है. तो हम इनको देखें कि कौन से हैं हमारे ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स. 3 टाइप के हम कह सकते हैं इनको क्लासिफाई जो करें अगर. एक तो डाई ऑर्गेनो जिंक होते हैं, मतलब R2ZN, R2 डाई ऑर्गेनो. अब R2 लिखा है, वैसे ये भी हो सकता है कि दोनों R ग्रुप एक समान हो, अक्सर ही जो होते हैं, या दोनों अलग अलग हों. हेटेरोलेप्टिक भी होते हैं, मतलब ऑर्गेनो जिंक हेलाइड्स होते हैं ज्यादातर ये, RZNX. और आयोनिक ऑर्गेनो जिंक होते हैं, जिनमें नेचर जिनका आयोनिक होता है, चाहे वो एनायनिक हो चाहे कैटायनिक हो. अब क्योंकि जिंक जो है D10S2, यही है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं. D जो है इसका शेल वो फिल्ड है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी भी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा. तो स्टेबल कंपाउंड्स इस किस्म के होते हैं ये. और इसमें जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, अब जिनके विषय में हम पढ़ेंगे, वो है जैसे R2ZN. अब R2ZN यानी कि डाई ऑर्गेनो जिंक. अब इसमें से कौन से हैं कमर्शियली अवेलेबल? डाईथाइल जिंक है, डाईमिथाइल जिंक है, डाईफिनाइल जिंक है, और ये सब क्योंकि नॉन पोलर है, इसलिए ये किसमें सॉल्युबल होंगे? ऑब्वियसली लाइक डिसॉल्व्स लाइक के सिद्धांत पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो हैं वो सॉल्युबल होंगे. अब अगर इनकी हम प्रिपरेशन देखें कि कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हम देखें सबसे पहले ये जो देख रहे हैं प्रिपरेशन, ये क्या है? फ्रैंकलिन सिंथेसिस. फ्रैंकलिन सिंथेसिस जिस ढंग से सिंथेसाइज करा गया है वही है सिंपल सिंथेसिस. एल्काइल हेलाइड ली, यहाँ आयोडाइड लिखा, और जिंक, और उससे हमारा क्या बन गया? जो हमारा फॉर्म हुआ उससे कंपाउंड, वो आप देख रहे हैं किस किस्म का है. वो है हमारा एल्काइल जिंक आयोडाइड. ठीक है. अब ये एल्काइल जिंक आयोडाइड जो है, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्टिल करने पर क्या बना रहे हैं? जिंक आयोडाइड इससे निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा डाई एल्काइल जिंक. सो
इट इज एन इजी प्रिपरेशन। सबसे पहले एल्काइल आयोडाइड जो है उसमें ये इंसर्ट हो गया, कह सकते हैं हम। क्या इंसर्ट हो गया? जिंक। एल्काइल आयोडाइड था ना, बीच में क्या आ गया, इसमें ऐड हो गया, ये देखिए जिंक ऐड हो गया। यहाँ एल्काइल आयोडाइड था, आ गया इधर जिंक। अब ऐसे दो जो है जब डिस्टिलेशन हुआ तो उससे क्या मिल गया हमें? और डिस्टिलेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, मालूम है ना, एयर ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि उसमें तो ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें फिर क्या देंगे, इसमें से ZnI2 ये तो निकल गया और हमें क्या मिल गया? R2, एक आर ये R2Zn, और क्या निकल गया? ZnI, दैट इज I2। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है हमने, किसका? हमने ले लिया है इसमें इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड जो है जिंक की प्रेजेंस में, जिंक आ गया इधर, तो इथाइल जिंक आयोडाइड। अब इथाइल जिंक आयोडाइड जो है, मतलब अब इससे क्या बन गया? ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, देखिए। अब इससे क्या बन गया है? डिस्टिल करा, दो ऐसे डिस्टिल हुए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जिंक आयोडाइड ZnI2 ये निकल गया, और हमारे पास क्या रह गया? C2H5 होल ट्वाइस Zn। मतलब हमने डाइथाइल जिंक प्रिपेयर कर लिया। सेकेंड प्रिपरेशन हम देखें तो सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। शुरू में जब हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने देखा था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है, वो बाकी ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट्स बनाने के भी काम आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमैग्नीशियम RMgX, उसका रिएक्शन किसके साथ? फिर से ये जिंक हैलाइड ZnX2, तो क्या हुआ बीच में? देखिए फिर से क्या आ गया? जिंक। और किसे आ गया जिंक? देखिए MgX, एक X यहां से, तो MgX2 तो निकल गया, तो क्या रह गया? सिर्फ MgX2 निकलने से यहां R इसके साथ लग गया, एक्सचेंज हो गया ना इस तरह। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन, मतलब एक मेटल की एवज में दूसरा आ गया। अभी तक यहां देखिए क्या लगा हुआ था, यहां हमारा R और X के साथ Mg लगा था। अब इसकी एवज में यहां क्या आ गया? जिंक। तो यहां क्या लग गया? R Mg हटा, उसकी जगह क्या लगा? जिंक, RZnX। RZnX दैट इज ट्रांसमेटिलेशन हो गया, दूसरा मेटल लग गया, मैग्नीशियम निकल के उसकी जगह यहां जिंक लग गया। ये फिर से एक और RMgX के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या निकल जाएगा यहां से? MgX2। ठीक है, RZn तो यहां था ही, एक R यहां से आया, तो क्या बन गया? R2Zn। So by the process of transmetallation, this instead of this metal, now we have this metal, zinc. So RZnX ये बन गया, MgX2 ये निकल गया, और इसने फिर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ऑर्गेनोमैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा, तो MgX2 ये निकल गया, और RMg एक R यहां से, तो क्या बन गया? R2Mg। Now let us see the third preparation. The third preparation is from organoaluminium compounds. Using organoaluminium compounds also one can prepare our organozinc. How? As we can see here, ट्राईअल्काइल एल्यूमिनियम है, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और देखिए क्या होगा, फिर बन जाएगा R2Zn। R2Zn, एक R रह गया मतलब है। तो अब क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक R यहाँ है, एल्यूमिनियम है, और ये क्या है यहाँ पे? Cl। तो R2Zn बना, और साथ में एल्यूमिनियम जिसकी की वैलेंसी कितनी है? 3,
तो दो तो इससे सेटिस्फाई हुई, दो अल्काइल ग्रुप से, ये देखिए यहाँ बैलेंस कर रखा है इसको, और एक किससे सेटिस्फाई हो गई, एक बाय यूजिंग दिस Cl। तो तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड एल्यूमिनियम की, और साथ में हमको क्या मिल गया, R2Zn, सो डाई अल्काइल जिंक। अब देखिए ये इसका एक उदाहरण यहाँ लिख रखा है, जैसे ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। सो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ क्या बनेगा, ऑब्वियसली डाई मिथाइल जिंक, जिंक की तो दो है ना वैलेंसी, तो डाई मिथाइल जिंक। और साथ में डाई मिथाइल जिंक जब बना, क्योंकि 2 3 6 6 है, तो अब उसके बाद मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ऑब्वियसली अब इसके साथ क्या रह गया, एल्यूमिनियम के साथ कैसे वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, एक तो क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन से, और दो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हुई, मिथाइल ग्रुप से, सो डाई मिथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो यूजिंग आर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स वी कैन प्रिपेयर ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम लेके और जिंक क्लोराइड के रिएक्शन से हमें मिल गया डाई अल्काइल जिंक। यहाँ मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराया ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, तो हमें मिला डाई मिथाइल जिंक। नाउ टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन, दिस इज बाय एक्सचेंज। देखिए ट्राई अल्काइल बोरेन, जैसे एल्यूमिनियम होते हैं ऐसी इसकी भी 3 वैलेंसी। अब हमने ट्राई अल्काइल बोरेन ये प्रिपेयर कर ली, कैसे प्रिपेयर करी, ये हमारे पास ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नेचुरली डाइबोरेट टाइप रिएक्शन, सो वी गेट आर ट्राई अल्काइल, आर CH2, एक H यहाँ, CH2 एंड B, so trialkyl borane, and this reacts with dimethyl zinc। अब इसमें ऑलरेडी देखिए एक्सचेंज, तभी तो एक्सचेंज का जिंक के साथ, ये नहीं है कि हम नया ही प्रिपेयर, ये ऑलरेडी इसके साथ ये लगा हुआ है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम इसी से एक और ऑर्गेनो जिंक से दूसरा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिया है क्या, ट्राइअल्काइल बोरेन। ट्राइअल्काइल बोरेन के साथ ये एक्सचेंज कर जाता है, कैसे, क्योंकि जो ट्राइअल्काइल बोरेन के साथ अब ये लगा हुआ ग्रुप है, ये कहाँ आ जाएगा, जिंक के साथ, ठीक है, और ये चला जाएगा उस बोरेन के साथ, तो एक्सचेंज हो गया। सो वी विल गेट R CH2 whole twice Zn। So this is formed from trialkyl boranes by this exchange reaction। Now coming to the properties, as we know physical properties देख लेते हैं, तो जल्दी physical properties में ये important है कि ये नॉन पोलर है, तो soluble है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वो उसके डायपोल से भी पता लग जाता है। सिमेट्रिकल जो होते हैं उसका अपने आप ही डायपोल 0 होगा, एक से ग्रुप लगे हुए हैं जिंक के दोनों तरफ, तो और मोर ओवर हाईली इनफ्लेमेबल जैसा बताया गया है, इसलिए इसको प्रिपेयर करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी, उसमें हम सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी लेंगे, और आपने काफी इसका नाम भी सुन रखा होगा, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है हमारा रीफॉर्मेस्की रिएक्शन। यू ऑल नो दैट रीफॉर्मेस्की रिएक्शन जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। इसमें होता क्या है, यहाँ एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ये ऐड करी जाती है अल्फा हेलो एस्टर की प्रेजेंस में, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, जिंक का होना जरूरी है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है ना, उसी तरह होता है रिएक्शन, और इससे हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और इट इज अ वेरी गुड जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। एक तो एसिड्स भी बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और एक बार हाइड्रोक्सी एसिड बन गए तो आपको मालूम है ना, OH फिर ग्रुप जो है कई अलग फंक्शनैलिटी से भी रिप्लेस हो सकता है। तो हम देखें फिर कि ये किस तरह हमारा रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन। तो ये किस तरह होगा, देखिए अल्फा हेलो एस्टर है, और ये RCOO CHR है यहाँ
एक्स, मतलब एक एच जब रिप्लेस हो गया किससे, हेलोजन से, अल्फा, हाँ अल्फा पोजीशन किसकी अल्फा, ये हम COO, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है एस्टर, ये है CO, इसकी अल्फा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोजन की जगह क्या है सब्स्टिट्यूटेड, हेलो ग्रुप। HVZ रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इससे हमें अल्फा हेलो एस्टर मिल गया। अब ये अल्फा हेलो एस्टर जो है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ, एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, और एसिड वर्कअप करते हैं तो एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड वर्कअप मीन्स कि लास्ट आप फाइनल डेरिवेटिव बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए ROCO यहाँ है, R1 OCO, तो ये तो सच है, CH2। अब जहां X था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लग गया, X निकला, उसकी जगह यहाँ क्या लग गया, R3R4CO। अब C कैसे लगा है यहाँ, नेचुरली C तो पॉजिटिव है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है, ये हेलो एस्टर जो यहाँ पे जुड़ा है इस पोजीशन से, X निकला ना, इस पोजीशन से तो जुड़ा, इसका मतलब ये कैसा होगा, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो किस किस्म का एडिशन हो गया ये हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल बनाता है। तो अब आप देखेंगे जैसे आपने पहले पढ़े हुए हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, तो उसी किस्म से ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्या क्रिएट कर रहा है, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप देख रहे हैं ना, ये कार्बन के साथ क्या था, हेलोजन, अब यहाँ कार्बन के साथ क्या है, यहीं पे हेलोजन तो गया, उसकी जगह क्या है, एक और कार्बन। तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव बीन क्रिएटेड, R2X, यहाँ है C लगा हुआ है जिसके साथ R2 है, CR2, इस C के साथ एक और क्या बन गया, C। ये C कौन सा है, कार्बोनाइल का, जो कैसे जुड़ा है, क्योंकि नेचुरली जब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें जो आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल। अब जरा सोचिए कि किस तरह होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब है जरूर इनोलाइज हुआ होगा, हाँ, और जिंक उसी में मदद करता है। अभी हम इसके जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि कैसे जिंक इनोलेट बनेगा। तो X जो है इसमें हेलो एस्टर में, ये XCl BRI ये कुछ भी हो सकता है, हेलोजन कोई भी हो सकता है इसमें। तो हम देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो बन रहा है, यानी कि हमारा रीफॉर्मेस की रिएक्शन, ये किस तरह प्रोसीड करता है। अब इसकी हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो देखिए ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, एस्टरिक ग्रुप है। तो अब देखिए इसमें लगा हुआ है ये, मतलब अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर। अब होगा क्या कि इसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। ऑक्सीडेटिव मतलब कि जिंक है ना, अभी यहाँ पे जिंक, अब ये किस फॉर्म में जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वैलेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो नेचुरली ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, तभी तो ये यहाँ इनके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अब यहाँ एडिशन क्यों, क्योंकि कुछ चीज अभी निकली नहीं है, हाँ, इसमें ये एज सच है, सिर्फ बीच में ये जिंक लग गया है। तो जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ROCOR', ये तो हमारा हो गया है एस्टर ग्रुप। CH2, अब X और CH के बीच में क्या आ गया, ZN, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिमेंबर, कुछ निकला नहीं है इसमें से, एज सच जिंक यहां पे आ गया है। अब इसके बाद ये इसकी फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ जिंक वेयर टू कार्बन हैलोजन बॉन्ड रिजल्टिंग इन जिंक इनोलेट। जो आपको शुरू में बताया था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो यही क्या बनाएगा हमारा, इनोल। अब कैसे बनाएगा देखिए इनोल। अब ये जो हमारा ZnX था, यहां कहा था, ये C के साथ लगा हुआ, अब होगा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। ये O नेगेटिव बन गया, तो ये ऐसे ही जैसा ये मॉलिक्यूल है यहाँ इस तरह ऐसे दिखा रखा है। वैसे अक्सर किताबों में ऐसे दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है कि ये यही वाला नहीं, देखिए ये जैसे एक ये है ना बना हुआ
COO CHR2ZNX। तो ऐसे अनेकों होंगे, तो उसी के साथ ये एक और दिखा दिया R-COOCHR2ZNX। सिमिलर, एक ही चीज है ये। तो जब C डबल बॉन्ड O ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी तो ये यहां से किसको स्टेबलाइज करने के लिए किसको खींच लेगा, ZNX। तो ये यहां आ जाएगा, इस वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा। तो एक ही बात है। इनॉल कैसे बना, इनॉल देखिए C डबल बॉन्ड O, जब इस तरह ये इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई है, O नेगेटिव हो गया, तो O नेगेटिव Zn जो है ये पैर छोड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैर क्या, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी ना, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कम हो गई। कार्बन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिले, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ जिंक वाला छूट गया, ये तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ, और ये O नेगेटिव ZnX से स्टेबलाइज हो गया इसके पड़ोस वाले साथ वाले ऐसे ही एक मॉलिक्यूल से, और ये ZnX ऊपर वाले के साथ चला गया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। एक किस्म से एक डाइमेरिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है ऐसे, जिसका अल्टीमेट जो होता है वो क्या होता है, जिंक इनोलेट। इनोलेट क्यों कहते हैं, देखिए COOR- है, O का नेगेटिव यहां चला गया, तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके अपना बॉन्ड छोड़ करके यहां गया, तो इनओलेट, OH होता तो इनॉल होता ना, इन, और अगर O के साथ H लगाओ तो क्या कहेंगे, इनऑल। अब H नहीं लगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्या लगा हुआ है, ZnX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिंक इनोलेट, डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड ये यहां पे आया है, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ऊपर गया, O नेगेटिव स्टेबलाइज कैसे हुआ, ZnX से। ये वाला Zn जब ये ऊपर गया तो ये Zn अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ करके ये इधर वाले में चला गया। तो इनोलेट बन गया, यानी कि अब ये क्या हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। नहीं, यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब आपको ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, उसमें भी इसी तरह होता है, ये कॉन्डेंसेशन मैकेनिज्म्स में, उसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है नया। तो अब ये कीटोन है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी। अब इसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये यहां क्या ले लेगा, ZnX दूसरा, और ये कार्बन जो पॉजिटिव होगा ये कैसे जुड़ जाएगा यहाँ, ये जो इन है ये वाला पाई बॉन्ड, ये यहां पे ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। मतलब कि हमें फॉर्मेशन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा एक फॉर्मेशन, कैसा, एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो नया एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखिए ये है हमारा CO, डबल बॉन्ड O था, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, ये यहां नेगेटिव, तो यहां से ये जो है जब ये नेगेटिव हुआ, ये किसका हुआ है, ये हमारा जो हमने कीटोन लिया है उसका जब होगा, तो ये देखिए ये यहां से इसको खींच लेगा, एरो से, ग्रीन एरो से दिखा रखा है। ये लाल से जो दिखाया है ये तो हमारा एडिड है, कौन सा है, हमारा ये कीटोन है। इस कीटोन में ऐसे डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O नेगेटिव, तो O नेगेटिव ने किसको दे दिया, जिंक को, ZnX यहां आ गया, और Zn क्या छोड़ के आया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां। कैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां को छोड़ेगा, तो अब इसकी टेट्रावैलेंसी वाले कार्बन की पूरी, तो ये डबल बॉन्ड यहां नहीं चाहिए, ये कहां जुड़ जाएगा, ये वाले कार्बोनाइल के कार्बन से। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में अब एक बॉन्ड बन जाएगा, जो कि यहां दिखाया गया है। तो ये तो था हमारा ओरिजिनल जो अल्फा हेलो एस्टर से हमें डिराइव था, R-COO CHR2, और यहां जो है क्योंकि इन था, अगर आप देख रहे हैं यहां, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसके ऊपर OZN था, ZnX, वो ZnX तो कहां चला गया, ये कीटोन वाले के साथ, उसको स्टेबलाइज करने, और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ गया। मतलब ये लाल वाला जो है वो क्या है, हमारा कीटोन। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, जिसके साथ क्या जुड़ा है,
जिसके साथ जुड़ा है जिंक इनोलेट। अब जिंक भी इधर चला गया। जिंक कैसे गया? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़ के गया, तो एक बॉन्ड इसमें कम हो जाता जिंक में, तो उसको कहाँ से मिला? ऑक्सीजन के साथ OZNX ये बना लिया इसने। और यहाँ पे अब जो डबल बॉन्ड था उसकी जरूरत ही नहीं है, वो एक बॉन्ड शिफ्ट होके उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? ये कार्बोनाइल कार्बन। इन अदर वर्ड्स व्हाट हैज टेकन प्लेस? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? द जिंक इनोलेट। ये जो जिंक इनोलेट बना है ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें से ये वाले के साथ लगा हुआ जिंक भी अलग हो गया, वो इसके साथ चला गया। अब अल्टीमेटली जब इसका हम एसिड वर्कअप करेंगे तो एसिड वर्कअप से क्या होगा? HX मान लीजिए हमने इसमें डाला, तो HX से क्या होगा? HX से ZnX2, X यहां से ले लेगा और O के साथ यहां क्या आ जाएगा? H। O के साथ क्या आ गया हमारा? H। तो हमारे को मिल गया ZnX2 R-COO CH R2, ये जो पहले से था उसके साथ ये लग गया, ये यहाँ ये वाला पोर्शन जो R3 R4 आया है, C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह आ गया है OH, क्योंकि डबल बॉन्ड O क्या चेंज हो गया था? CO नेगेटिव ZnX में चेंज हो गया था ना, ZnX तो निकल गया ZnX2 के फॉर्म में, और Zn की जगह यहाँ क्या लग गया? H है। तो हमें क्या मिल गया? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को अगर हीट किया जाए तो आपको मालूम है क्या होगा? जैसे एल्डोर कंडेंसेशन में होता है उसी तरह OH और H निकला, OH नेगेटिव यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से, तो H पॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। व्हाट हैज बीन फॉर्म्ड नाउ? वी हैव फॉर्म्ड एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। हाइड्रोक्सी एस्टर भी बना सकते हैं हीट करके उससे अनसैचुरेटेड एस्टर। अब हाइड्रोक्सी एस्टर तो इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रांगली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर तो टूट जाएगा, तो हमें एसिड भी मिल सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मिल गया तो फिर OH का रिप्लेस करके हम इसके अलग अलग एसिड डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। वेरी सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग आर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। किससे शुरू करा हमने इसमें? अल्फा हेलो एस्टर से। अल्फा हेलो एस्टर जो है वो जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट करा तो जिंक इंसर्ट हो गया बीच में, ठीक है, जिंक इंसर्ट हो गया बीच में, तो हमको क्या मिल गया उसमें? उसके बाद जिंक इंसर्ट होने से सिर्फ ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट स्टेप है ना इसकी, ऑक्सीडेटिव एडिशन वो हो गई। एक बार देख लेते हैं। जिंक यहाँ पे लग गया इसके साथ RCOO R' और CH R2 था, फिर यहाँ लग गया ZnX ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब सिंपली ये होगा कि ये जो है यहाँ से ZnX जो है ये निकल जाएगा अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ते हुए। इसने यहाँ छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, क्यों? क्योंकि ये इधर ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई तो इसकी वैलेंसी कम हो जाती, तो इसने तो यहाँ छोड़ दिया, और फिर O नेगेटिव जो बना इसके साथ ये लग गया ZnX, तो ये ZnX यहाँ लग गया है, जिंक इनोलेट बन गया। अब ये इनोलेट ही इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। किसको देगा? इस कीटोन को, कार्बोनाइल कंपाउंड को, जो कि कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा ये, तो नेचुरली क्या बन जाएंगे हमारे पास? जैसा आगे दिखा रखा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और ये O नेगेटिव होगा कीटोन में तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा ZnX से। ये ZnX जो अभी तक यहाँ था इनोलेट में, ये हमारे कीटोन में चला जाएगा, और O जो है कार्बोनाइल में वापस चेंज हो जाएगा, वापस चेंज हो गया, और ये कीटोन वाली पोर्शन को स्टेबलाइज कर दिया। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O के साथ H आ जाएगा और ZnX2 इसमें से निकल जाएगा, मतलब फॉर्मेशन हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का। हीट करेंगे तो उससे बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसी का हम अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, यह है सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। इसमें सिमन्स स्मिथ रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उससे हम साइक्लोप्रोपेन्स जो हैं वो बनाते हैं ओल्फिन से। नेचुरली ओल्फिन से डबल बॉन्ड में लग जाएगा कार्बन, तो मिथाइलिन आयोडाइड यूज करके जिंक की प्रेजेंस में, इसलिए इसको साइक्लोप्रोपेनेशन भी कहते हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है इसमें।
और इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोनॉइड कहते हैं उसको, जिंक आयोडाइड इज जनरेटेड एज एन ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। तो हम देखें ये सिमन स्मिथ रिएक्शन जो है ये कैसे होता है। CH2I2 देखिए लिया है यहाँ। अब ये CH2I2 जिंक की प्रेजेंस में क्या बना लिया, 2ICH2ZnI। अब देखिए Zn यहाँ लग गया ना, है 2CH2, ये तो था ही, बीच यहाँ आ गया CH2 और ये I एक तो रहा, एक कहाँ आ गया, जिंक के साथ, और ये जिंक आयोडाइड इस तरह से ये बना लेता है। अब देखिए जब ये बनता है तो इसमें ये स्पीशी जो है अपने को कैसे इक्विलिब्रेट करती है, तो देखिए बन जाता है ICH2 होल ट्वाइस Zn, ICH2 होल ट्वाइस Zn, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है, और साथ इसी से हम पहले तो ये बनता है CH2I एक, Zn एक I, उसके साथ लगता है ZnI, और दो ऐसे मॉलिक्यूल जो है इक्विलिब्रेट करके अब ये बना लेते हैं क्या, डाइमिथाइल आयोडाइड जिंक, डाइमिथाइलिन आयोडाइड जिंक है, CH2I होल ट्वाइस Zn, क्योंकि जिंक की 2 वैलेंसी है, और ZnI2 निकल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है साइक्लोप्रोपनेशन। तो पहले तो जनरेशन होगा साइक्लोप्रोपनेटिंग स्पीशी का, साइक्लोप्रोपनेटिंग स्पीशी बन रही है पहले स्टेप में। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ, देखिए इस तरह से डाइथाइल मान लीजिए जिंक का, डाइथाइल जिंक मिथाइल आयोडाइड, मिथाइलिन CH2I2। अब CH2I2 के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ETZN, अब यहाँ ETZN जिंक का ही है यहाँ यूज आ गया, और साथ में CH2I। सो मिथाइलिन आयोडाइड इज द वन विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस, इसी से तो मिथाइलेशन होता है, पर जिंक जरूरी है, जिंक की प्रेजेंस में ही होता है। तो ETZN CH2I, और एक क्या रह गया अब, C2H5 ETI, यानी कि C2H5I, एक इथाइल आयोडाइड निकल गया। यह है मिथाइलिन आयोडाइड, डोंट कंफ्यूज इट दिस, यह है डाई इथाइल जिंक। डाई इथाइल जिंक से हमको क्या मिल गया, सिर्फ मिथाइल आयोडाइड, और बाकी आप जोड़ दीजिए, मिथाइल आयोडाइड बाहर निकल गया, तो क्या रह गया यहाँ पे, एक ही ये रहे इथाइल आयोडाइड, यहाँ से इथाइल आयोडाइड ये निकल गया, तो क्या रह गया, एक ही इथाइल रह गया, एक इथाइल एक जिंक CH2 और एक ही I, क्योंकि एक C2H5 और एक I निकल चुका है, तो ये बना। अब CH2I2 के साथ फिर रिएक्शन हुआ, और उससे इसने क्या बना लिया, जो ऊपर दिखा रखा है ना, उसके बनाने का ये तरीका। तो उससे हमको क्या मिल गया, फिर से ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, तो उससे हमें क्या मिल गया, देखिए फिर से वही चीज मिल गई, CH2I। ये जो मिथाइलिन आयोडाइड है ये ही जिंक की प्रेजेंस में साइक्लोप्रोपनेशन में मदद करती है, और पहले तो ये कंपाउंड बना लेती है जिंक के साथ, तो क्या कंपाउंड बना लिया, मिथाइलिन आयोडाइड जिंक, डाइमिथाइल मिथाइलिन आयोडाइड जिंक, और एक ये निकल गया इथाइल आयोडाइड, फिर से जैसे यहां निकला था इथाइल आयोडाइड, ऐसे जब इसने इसके साथ रिएक्ट करा दोबारा, तो फिर से क्या हुआ, फिर से इसमें से, क्योंकि फिर 2 आ गए ना, CH2I 2 आ गया ऐसे जिंक के साथ, एक यहां से आया है, और एक I और एक C2H5 ये निकल गया। अब ये जो बना है हम यहाँ इसको कहते हैं कार्बिनॉइड। इसको क्यों कहते हैं कार्बिनॉइड, ये क्योंकि वैसे पहले कहा गया था ये कार्बीन टाइप का, लेकिन कार्बीन है नहीं, ये कंसर्टेड टाइप मैकेनिज्म है, इसीलिए इसको कार्बिनॉइड कहते हैं, क्योंकि उसी की तरह बिहेव करता है। जैसे कार्बीन में होते हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही इसमें ट्रांजिशन स्टेट में जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे CH2, और उस दौरान CH2 के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके साथ हो गए, और 2 इसके साथ के लिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट इज नोन एज कार्बिनॉइड। अब स्टेप 2 जो है वही होता है इसका साइक्लोप्रोपनेशन स्टेप। तो पहले स्टेप में तो हमारा साइक्लोप्रोपनेशन का वो जो है स्पीशी वो जनरेट हो गई। साइक्लोप्रोपनेशन की कौन सी है स्पीशी, CH2I होल ट्वाइस Zn, ये है हमारी स्पीशी। कैसे जनरेट हुई, डाइथाइल जिंक लिया, मिथाइलिन आयोडाइड लिया, और ETI एक इथाइल आयोडाइड निकल गया, बाकी को इकट्ठे रख दीजिए, बाकी क्या रह गया, जिंक CH2
आई और एक C2H5 ZnCH2I। अब इसने फिर से रिएक्शन किया एक और के साथ, रिपीट रिएक्शन। तो अब इस जिंक के साथ दो आ गए ऐसे CH2I और एक C2H5I ये निकल गया। अब जब ये स्टेप 2 में साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन करेगा, यानी कि मतलब ये ओल्फीन है, देखिए डबल बॉन्डेड ये कंपाउंड, तो CH2 इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड खुला यहाँ से, ये बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा कुछ बटरफ्लाई टाइप का बनता है। देखिए CH2 है और CH2 के साथ नेचुरली कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो 4 वैलेंसी तो ऐसे पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई, 1 2 3 4। अब जब ट्रांजिशन स्टेट होगा तो इसका बॉन्ड ये टूटने लग रहा है, किसके बीच में, CH2 और Zn के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, CH2 और I के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ की तरफ बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड है, इसके एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ बन रहा है, इसके एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ। तो क्योंकि ये एक एक टूटने की कगार पे है, तो 2 के साथ बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और एक क्योंकि टूटेगा ये भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 5 6, तो कार्बीन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे बिहेव करता है। अब जब ये टूटेगा तो नेचुरली क्या होगा, कार्बन को टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ। मतलब अब हमें क्या मिल गया, साइक्लोप्रोपेनेशन हो गया, बॉन्ड टूट गया, ZnI एंड I फ्रॉम हियर, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी कम हो जाएगी जब यहां से टूटेगा, ZnI2 बन गया, और इधर ये क्या लग गया है, CH2। और ये रिएक्शन कैसा होता है, कंसर्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसर्टेड होता है, कंसर्टेड दैट इज विदाउट फॉर गिविंग राइज टू एनी इंटरमीडिएट, एक ही स्टेप में इस तरह से इसके थ्रू। और इस वजह से स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब ये एल्कीन अगर सिस हुई तो यहां भी ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस होगा। मान लीजिए यहाँ है R1, यहाँ है R2, यहाँ है H, यहाँ है H, तो ये एज सच रहेंगे, ये नहीं ये सिस से ट्रांस में बदल जाएगा। सिस है तो प्रोडक्ट 6 रहेगा, ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस रहेगा। यहाँ तो हमने खैर एक जैसे दिखा रखे हैं सारे, मान लीजिए R1 होता, R2 होता, तो यहाँ भी ये R1 और ये R2, ये नहीं कि R1 इधर आ जाए और ये जो सिस है वो ट्रांस में चेंज हो जाए, नो। सो इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, द सिमोन-स्मिथ रिएक्शन। नाउ दीज आर सम अदर रिएक्शंस of organozinc, dialkyl zinc on reacting with acid chloride, RCOCl, so O negative, इसके साथ क्या लग गया, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव में क्या आ गया यहाँ पे, R1', ठीक है, और यहाँ O नेगेटिव के साथ ZnR, और फिर ये निकल जाएगा ZnR यहां से, क्योंकि ZnR और यहां से क्या निकला, ये Cl, तो ZnRCl, तो ये बन गया ऑर्गेनो जिंक क्लोराइड, और यहां हमें क्या मिल गया, कीटोन। सो रिमेंबर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड, बिकॉज Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ऐसा एस्टर्स वगैरह के साथ नहीं होता है, तो उसके साथ ये क्या बना लेता है, कीटोन। डाइअल्काइल जिंक ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड क्लोराइड विल फॉर्म अ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन बना लेगा यहाँ। और ऐसे ही रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ हो, एल्काइल हैलाइड के साथ सबके साथ होता नहीं है, जैसे डाई एल्काइल जिंक है तो देखिए इसके साथ होता है जैसे टर्शरी है, ठीक है, ये कार्बन टर्शरी एल्काइल हैलाइड है ये, तो CH3 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 C, क्योंकि जब ये Cl यहाँ से निकलेगा, Cl निकल गया, कार्बन पॉजिटिव होने लग गया, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इससे कार्बन पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक C2H5 कहाँ से लगा, यहाँ से लगा ये C2H5, ठीक है, ये C2H5, और यहाँ जिंक के साथ एक ही तो C2H5 रह गया, तो फिर से क्या बन गया, C2H5 Zn, और ये Cl, C2H5 Zn Cl. So in other words, if you name this compound, this will be called as, this is derivative of 2 3 4 ब्यूटेन का डेरिवेटिव, जिसमें 2 पे डाइमिथाइल है, so 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन. Similarly on reaction with water, when it reacts with water, it's interesting because it forms a hydrocarbon. कैसे बनाएगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखिए यहाँ है H पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव with H पॉजिटिव will form CH4,
ठीक, ये बना लिया इसने यहाँ। और जो हमारे पास रिजल्टिंग रह गया वो कैसे स्टेबलाइज हो, क्योंकि अब तो OH रह गया है ना वाटर के पास, HH तो निकल गया, तो देखिए OH और OH, तो CH3ZnOH, CH3ZnOH. So this is the resulting compound. We can say a hydrocarbon is formed. Hydrocarbon कैसे, CH3 से, हाँ, CH3 और एक H पॉजिटिव यहाँ से. So and the remaining alkyl zinc is stabilized by the hydroxide ion, the hydroxide group that is left. So today we studied our organozinc compound, the organozinc compound which are historically important, क्योंकि ये सबसे पहले ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड थे जो प्रिपेयर करे गए. फ्रैंकलिन सिंथेसिस हमने देखी एल्काइल आयोडाइड और जिंक से. फिर उसके बाद हमने सेकेंड प्रिपरेशन इसकी देखी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से ट्रांसमेथिलेशन के द्वारा. फिर हमने देखी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से. फिर हमने देखी ट्राई अल्काइल बोरेन से, एक्सचेंज मेथड से. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉन पोलर है, इसलिए सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. हाईली इन्फ्लेमेबल, हम शुरू में ही देख लिया था कि बहुत ही इन्फ्लेमेबल है. जो इसका प्रिपरेशन हुआ था, हिस्टोरिकल प्रिपरेशन, उसमें देखा गया था कितना इन्फ्लेमेबल है. बहुत रिएक्टिव एयर में, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमोस्फेयर में डिस्टिल किया जाता है. अब इसके हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े, जिसमें हमने पहला जो पढ़ा वो हमारा कौन सा था, हमारा था रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, द वेरी कॉमन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. पहला है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन से क्योंकि हमारा जिंक इनोलेट बनता है. फिर ये इनोलेट, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अटैक करता है कहाँ, हमारे अटैक करता है ये कीटोन में या एल्डिहाइड के कार्बोनाइल में. कार्बन पॉजिटिव पे इन अटैक करेगा जो बना है, और उससे हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा. और इसके बाद प्रोटोनेशन से हमको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल जाएगा. ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर अगर हम हीट करें तो इससे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल जाएगा. और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें स्ट्रॉन्ग, तो फिर हमें वो क्या दे देगा, एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दे देगा. फिर हमने देखा सिमोन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें सिर्फ होता है साइक्लोप्रोपनेशन, यानी कि मिथाइलिन आयोडाइड और जिंक, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और जिससे हमें एक साइक्लोप्रोपनेटेड प्रोडक्ट मिलता है जो कि डबल बॉन्ड में के साथ CH2 हमारा ऐड हो जाता है. एक रिंग सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारा इसमें क्रिएट हो जाता है बाय दिस सिमोन स्मिथ रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन जो इसमें रिएक्टिव स्पीशीज होती है CH2Zn के साथ, CH2I होल ट्वाइस Zn, उसको हम कार्बिनोइड भी कहते हैं. और इस किस्म से हमें कई अलग किस्म के कंपाउंड्स मिल जाते हैं और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है. इसके अलावा आप हमने ये देखे बाकी इसके जो देखे ये रिएक्शन, ये इसके बाकी रिएक्शन है जिसमें हमको जो है एसिड क्लोराइड के साथ तो कीटोन मिलता है, एल्काइल हैलाइड के साथ हमें जो भी हम जिंक लें ऑर्गेनो जिंक, तो उसका एक ऑर्गेनो पोर्शन जो है हैलाइड निकल जाता है, उसकी जगह सब्सटीट्यूट होके क्या आ जाता है, C2H5 होल ट्वाइस Zn लेंगे तो C2H5 आ जाएगा नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि कार्बन तो ये निकल आएगा ना, तो कार्बन पॉजिटिव, तो इस किस्म से तो और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इससे एक हाइड्रोकार्बन CH3 प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोकार्बन, और बाकी बचा हुआ CH3Zn OH से स्टेबलाइज होता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.